नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उग्रवादी विचारधारा के बारे में है वो पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में राजनीतिक संगठन बढ़ने तेज हो गई और शुरुआत में कांग्रेस के पदाधिकारियों में उदारवादियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन उसके बाद उग्रवादी विचारधारा 1905 के बाद हमें देखने को मिली। 1885 से 1905 तक कांग्रेस में उदारवादी विचारधारा का प्रभाव रहा और 1905 के बाद भारत में उग्रवादी विचारधारा है वो प्रभावशाली दिखाई देने लगी थी। तो देखिए, उदारवादी नरम दल जो शांति में विश्वास रखते थे, अंग्रेजों के प्रति आस्था श्रद्धा रखते थे, अंग्रेजी शासन व कार्य में विश्वास रखते थे और वे अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र आदि का सहारा है वो लेते थे। जबकि उग्रवादी विचारधारा, इस विचारधारा में लोग जो भी थे वे सब उग्र विचारों के थे। जो कांग्रेस के दल उदारवादियों के विपरीत अंग्रेजों की आस्था में विश्वास नहीं रखते थे, अपने राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना थी और वे भारत से अंग्रेजी शासन को मिटाना चाहते थे। उनका सपना था कि हमें स्वराज प्राप्त करना है, स्वराज के बिना ये अंग्रेजों का शासन हमारे लिए कभी फलदायी नहीं हो सकता। इसलिए वे हमेशा अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना चाहते थे और मुक्ति पाने के लिए उग्रवादी, जिनको अपन गरम दल कह सकते हैं, वे दया याचना, प्रार्थना पत्र आदि में विश्वास नहीं करते थे। वे अपने उग्र विचारों से क्रांति, विद्रोह, अंग्रेजों के सामने लड़ाई करके अपने अधिकार देने के पक्षधर थे। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इससे स्पष्ट होता है कि उनके विचार कितने श्रेष्ठ थे। गरम दल या उग्रवादी नेताओं में लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये इनके प्रमुख नेताओं में से माने जाते थे। सरकार के प्रति इनकी कोई आस्था नहीं थी, क्योंकि इन्होंने वो काल देख चुके थे जब उदारवादी सरकार के सामने अपने विचार प्रस्तुत करते, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते, लेकिन सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं देती थी। तब इनको लगा कि हमें सरकार के सामने झुकना नहीं चाहिए, अपितु सरकार को झुकाने के लिए विवश करना चाहिए और एक नई विचारधारा देखने को है वो मिली थी। उग्रवाद के उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण माने जा सकते हैं। हम पहले राष्ट्रीय कारणों का अध्ययन करेंगे
और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कारणों। तो उग्रवादी विचारधारा पनपने के राष्ट्रीय कारणों में आता है 1892 का अधिनियम। तो देखिए, कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व के निरंतर निवेदन के कारण ब्रिटिश शासन ने 1892 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। यह ठीक है कि यह अधिनियम भारतीयों की स्वतंत्रता संघर्ष की प्रथम विजय थी, परंतु यह भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका और इस अधिनियम में निर्वाचन के सिद्धांत को कोई स्थान नहीं दिया गया। जो व्यक्ति विधान परिषदों के लिए निर्वाचित होते थे वे जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। निर्वाचित प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल विधानसभा में मनोनीत करता था तथा वह बैठकों में भाग ले सकता था। निर्वाचित सदस्यों की संख्या इस अधिनियम के तहत कम ही रखी गई थी और इन सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होता था। बजट पर विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था। सदस्यों को बजट पर मतदान या संशोधन करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं था। कोई भी सदस्य सरकार से पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। तमाम तरह के प्रतिबंध थे और इस संदर्भ में लॉर्ड लैंसडाउन ने कहा था कि प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिनमें केवल सम्मति प्रकट करने की प्रार्थना हो। उनमें किसी प्रकार की तर्क भावना, कल्पना तथा मान हानिपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस अधिनियम से कार्यकारिणी के अधिकारों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई थी। भारतीयों को कोई अधिकार है वो नहीं दिए गए। मदन मोहन मालवीय जी ने ठीक ही कहा था कि इस अधिनियम अर्थात 1892 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम से भारतीयों को उनके देश की शासन व्यवस्था में कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था और इससे उग्रवादी विचारधारा को पनपने का अवसर है वो मिला था। अर्थात ऐसा कोई अधिकार है वो अंग्रेजों ने भारतीयों को है वो नहीं दिया था। दूसरा कारण है राजनीतिक भिक्षावृत्ति को मिटाना। तो देखिए, 1885 से लेकर के 1905 तक जो उदारवादी थे वे अंग्रेजों के सामने नम्रतापूर्वक रहते, अंग्रेजों के सामने मांगते, अधिकारों को मांगते। इसे उग्रवादी सहन नहीं कर सकते थे क्योंकि 1892 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक ब्रिटेन में अनुदार दल यानी टोरी दल की सरकार थी और अनुदार दल भारत में किसी तरह के राजनीतिक सुधारों का पक्षपाती नहीं था। उसने कांग्रेस की मांग, उदारवादियों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टे शोषित किया। टोरी दल के शासन के इन वर्षों में सरकार ने भारत में ऐसे कई कानून प्रचलित किए जिससे जनता और नौकरशाही में खुला विरोध आरंभ हो गया था। कुशासन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र भावना का समावेश हो गया और कांग्रेस के युवा वर्ग की अपने नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति
में आस्था है वो समाप्त हो गई। अनुदार दल ने उदारवादी नेतृत्व की कई बार अवहेलना की और भारत के शिक्षित वर्ग को निरंतर अपमानित किया। उसकी इस मनोवृत्ति ने कांग्रेस के युवा राष्ट्रवादियों को उग्रवादी बना दिया और इस युवा वर्ग का नेतृत्व उस समय लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष के हाथ में। उदारवादियों की मांगों को निरंतर ब्रिटिश सरकार द्वारा न मानना एवं उन पर अत्याचार करना, इससे उग्रवादी विचारधारा को है वो बल मिला था। लाला लाजपत राय ने अपने शब्दों में स्पष्ट कहा था कि भारतीयों को भिखारी बने रहने में संतोष नहीं कर लेना चाहिए और न ही अंग्रेजी सरकार के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। हमें हमारे हक व अधिकारों को मनवाने के लिए उनके सामने डटकर मुकाबला करना चाहिए। कांग्रेसी नेताओं में त्याग और बलिदान की भावना नहीं है और अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता है। उग्र राष्ट्रवादियों के कहने पर युवा वर्ग ने इन विचारों में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। अगला है भारत का तीव्र आर्थिक शोषण। अंग्रेज उस समय भारत का बहुत तेजी से शोषण कर रहे थे और इसी शोषण के कारण भारत में निर्धनता आ रही थी, आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देते थे। 19वीं सदी के अंतिम काल में भारत में चारों ओर आर्थिक असंतोष व्याप्त था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत अंग्रेजों ने इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के लगभग सभी निर्यातोन्मुख उद्योग समाप्त कर दिए और भारत को केवल कच्चे माल की मंडी है वो बना दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत से करोड़ों रुपया प्रति वर्ष है वो कहाँ जाने लगा, इंग्लैंड जाने लगा और इससे भारत को कोई लाभ है वो नहीं हो रहा था। भारत की जनता दिन प्रतिदिन निर्धन होती जा रही थी। उनमें कई तरह की समस्याएं आ रही थी। 1870 ईस्वी के बाद भारतीय नेताओं का ध्यान इन आर्थिक चीज़ों की ओर ज़्यादा गया, आर्थिक परिणामों की ओर आकर्षित हुए। भारतीय उद्योगों का विनाश, कपास की बनी चीज़ों पर आयात कर में कमी और भारतीय मिलों में तैयार होने वाले कपड़े पर 7.5% उत्पादन शुल्क, कृषि पर भू राजस्व का अत्यधिक बोझ, जिससे किसानों की बढ़ती हुई निर्धनता और शासन के उच्च पदों से भारतीयों को दूर रखने की मनोवृत्ति के कारण भारत में उग्रवादी विचारधारा को है वो बल मिला था। ऐसी विचारधारा जिसके कारण लोगों में शोषण का भाव जागृत हो रहा था। ऐसी समस्याएं थी जिनसे ही स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज केवल भारत से धन लूट कर ले जाना ही अधिक महत्वपूर्ण मानते थे और यही उनके शासन का मूल उद्देश्य था।
इन भारतीय विचारकों और लेखकों में दादाभाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, रानाडे जैसे व्यक्तियों का योगदान है वो रहा था। अब उग्र विचारधारा वाले किसी भी कीमत पर वे ब्रिटिश शासन व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें विद्रोह करना पड़े, युद्ध करना पड़े या अन्य कोई भी समस्याएं वो करनी पड़े। अगला है अकाल, प्लेग आदि के समय सरकार की अकर्मण्यता। तो देखिए, गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में देश में अकाल, प्लेग आदि राष्ट्रीय विपत्तियों का सामना करने के लिए सरकार ने संतोषजनक नीति नहीं अपनाई थी। 1896-97 ईस्वी तथा 1899-1900 ईस्वी में देश में भयंकर दुर्भिक्ष अकाल पड़ा। महामारी फैल गई थी, लाखों लोगों को मौत का शिकार बना दिया था। अकाल से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने जिस मंद गति से कार्य किया वह लगभग नगण्य सिद्ध हुआ। बंबई प्रांत में फैले प्लेग के प्रकोप की रोकथाम के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने बड़े ही अमानवीय ढंग से लोगों को बर्बरतापूर्वक घर से निकाला। पूना में यह काम सेना को सौंप दिया गया था और आज्ञा प्रसारित कर दी गई थी कि सैनिक घरों में जाकर व्यक्तियों की जांच करें, और इसके फलस्वरूप गोरे सैनिक भारतीयों के घरों में घुस जाते और इस बहाने स्त्रियों की जांच के बहाने उनके साथ अशिष्ट व्यवहार करते थे। उग्रवाद विचारधारा के नेता अंग्रेजों के इस अशिष्ट व्यवहार को सहन नहीं कर पाए, इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए और इससे जनता का क्रोध भड़क उठा और एक नौजवान दामोदर हरि चापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दी। और इस सिलसिले में चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार किया गया, उन्हें मृत्युदंड दिया गया और उनकी मदद करने के आरोप में नाटू बंधु भी गिरफ्तार किए गए। बिना मुकदमा चलाए 4-5 महीने तक जेल में बंद रखा गया और फिर देश निकाला दे दिया गया। पूना में यह काम सेना को सौंप दिया गया और ऐसी स्थिति में उग्र विचारधारा और भी तेज हो। लोकमान्य तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में सरकार की कटु आलोचना की। अतः सरकार की कटु आलोचना की गई, अतः तिलक पर जनता को भड़काने और राजद्रोह का आरोप लगाकर बंदी बना लिया गया और लोकमान्य तिलक को 18 महीने की सख्त कैद की है वो सजा दी गई थी। इसके अलावा उन पर और कई अत्याचार किए। पूना में उपद्रवकारियों को दंड देने वाली पुलिस टुकड़ी तैनात कर दी गई और इन घटनाओं ने भारतीयों को झकझोर दिया। अंग्रेज भक्त कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता के प्रति विश्वास डगमगाने लगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि हम पूना में दंड देने वाली पुलिस की तैनाती गलत समझते हैं। तिलक और पूना के कुछ अन्य पत्रकारों को कैद में डालना और भी अधिक गलत समझने लगे। तिलक की कैद पर सारा राष्ट्र रो रहा था और इन सभी तथ्यों से
अंग्रेजों के कार्यों से भारतीय जनमानस असंतुष्ट हुआ और उन्होंने उग्र विचारधारा को अपनाते हुए, उग्रवाद का सहारा लेते हुए अंग्रेजों के खिलाफ है वो मोर्चा खोल दिया था। धन्यवाद।